Dear students, today I am going to learn about the ode, the form of poetry. तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ओड को हम हिंदी में कहते हैं एक संबोधन गीत। संबोधन गीत का मतलब होता है किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए। तो ऐसी कविता कह सकते हैं हम जिसमें किसी को संबोधित किया जाता है, उसको कहते हैं द ओड। ओके, इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया है कि लाइक मैनी अदर पोएट लिटरेरी फॉर्म्स द ओड इज़ ऑफ ग्रीक ओरिजिन। अन्य कई कविताओं की तरह, अंग्रेजी साहित्य की अन्य फॉर्म्स की ही तरह जो ओड है वो भी एक ग्रीक फॉर्म है। मतलब यह इसका जो केंद्र है वो ग्रीक है। द वर्ड ओड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइड। और ये जो शब्द है ओड, इसको ग्रीक शब्द ओइड से लिया गया है। इट इज़ ए सीरियस कंपोजिशन एंड इट हैज़ राइम स्कीम। यह एक सीरियस कंपोजिशन होता है, ये गंभीर कंपोजिशन है और इसमें राइमिंग स्कीम भी होती है। एंड इट रिमेंस लॉन्गर देन द लिरिक। और यह लिरिक से मतलब गीत से बड़ा होता है। इट इज़ ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस एंड इट इज़ यूज टू एड्रेस समवन। यह हमेशा किसी को एड्रेस की फॉर्म में होता है, मतलब किसी को संबोधित किया जाता है इस फॉर्म में होता है। और इसका जो प्रयोग है वो हमेशा किया जाता है किसी को एड्रेस करने में, मतलब किसी को पुकारने में, किसी को संबोधित करने में ही ओड का यूज़ किया जाता है। तो इसको आफ्टर दिस द रियल थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड। मतलब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद जो रियल थॉट्स हैं, जो वास्तविक विचार हैं, उनको व्यक्त किया जाता है। दस द ओड इज़ ऑफन इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, जनरली डिग्निफाइड और एक्सल्टेड इन सब्जेक्ट, फीलिंग्स एंड स्टाइल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ओड है वह हमेशा एक संबोधन की फॉर्म में रहता है और जनरली डिग्निफाइड और एक्सल्टेड इन सब्जेक्ट, मतलब विषय वस्तु की भावना को व्यक्त करने वाला होता है, उसकी स्टाइल को व्यक्त करने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई ओड का एक इंट्रोडक्शन। तो ओड को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसको पहला है द डोरियन और इसी का दूसरा नाम है पिंडारिक ओड। द डोरियन और इसी का दूसरा नाम है पिंडारिक ओड। तो हम देखते हैं डोरियन या पिंडारिक ओड क्या कहलाता है। द ग्रीक ओड हैज़ टू फॉर्म्स, द डोरियन ओड विच हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट एंड डायलेक्टेड इन विच इट वाज कंपोज्ड। तो जो ग्रीक ओड है उसको दो फॉर्म में बांटा गया है। पहला है द डोरियन ओड, जिसका नाम पड़ा है आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट एंड डायलेक्ट इन विच इट वाज कंपोज्ड। कि जिस क्षेत्रीय भाषाओं में डिस्ट्रिक्ट एंड डायलेक्ट मतलब क्षेत्रीय भाषाएं जहाँ की हैं उसके नाम पर उसका नाम पड़ा है डोरियन ओड। जिन क्षेत्रीय भाषाओं का असर पड़ा है उन पर, उन भाषाओं के आधार पर इसका नाम पड़ गया डोरियन ओड। एंड द लेस्बियन ओड विच हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द आइसलैंड ऑफ लोबोस वेयर इट ओरिजिनली फ्लोरिस्ड। और दूसरा है इसका जो भाग, दूसरा जो फॉर्म है इसकी वो है लेस्बियन ओड, जिसका ये नाम पड़ा है लोबोस का जो आइसलैंड है उसकी वजह से इसका लेस्बियन ओड नाम पड़ा है, जहाँ पर यह फ्लोरिस्ड होगा, मतलब जहाँ पर यह फलीभूत होगा, जहाँ पर यह बड़ा।
द डोरियन ओड which was successfully used by great Greek poet Pindar is also called the Pindaric Ode। तो जो डोरियन ओड है उसी का दूसरा नाम है पिंडारिक ओड, क्योंकि इसका यूज़ किया गया था किसके द्वारा? ग्रीक पोएट पिंडार के द्वारा। इस वजह से इसका नाम पड़ा पिंडारिक ओड। ठीक है गाइस। द स्ट्रक्चर ऑफ द पिंडारिक ओड वाज बोरोड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द डांसर्स। तो पिंडारिक ओड का जो स्ट्रक्चर है उसको अपनाया गया, कहाँ से अपनाया गया? बोरोड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द डांसर्स। जो नर्तक होते हैं, डांस करने वाले होते हैं, उनके मूवमेंट से इसको बोरोड किया गया है। बोरोड किया मतलब अपनाया गया है। वैसे तो बोरो मीन्स होता है उधार लेना, यहाँ अर्थ बनता है अपनाया जाना। अर्थ मतलब जो पिंडारिक ओड है वाज बोरोड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द डांसर्स। डांसर्स के मूवमेंट से पिंडारिक ओड को अपनाया गया है। इट कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्ट्स। दोस्तों जो पिंडारिक ओड है इसके 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ज़रा आप एक बार समझ लें। तो पहला प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोफ। तो पहला प्रकार है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोफ, STROPHE। और दूसरा जो इसी का पार्ट है उसको बोलते हैं हम एंटी स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ। और तीसरा पार्ट हम देखें उसको बोलते हैं हम ईपोड। तो दोस्तों हमने पहले बताया कि डांसर्स के मूवमेंट से इसको लिया गया है पिंडारिक ओड को। तो स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और ईपोड क्या है? तो दोस्तों माना कि यह एक मंच है जिस पर कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो स्ट्रोफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो स्ट्रोफ में दोस्तों क्या होता है कि एक स्टेज पे स्ट्रोफ कहते हैं हम कि जो गाने वाले होते हैं तो वो राइट से, मतलब स्टेज का अगर हम राइट देखें तो ये हुआ राइट और ये हुआ लेफ्ट। स्टेज का राइट देखें अगर हम दोस्तों तो ये हुआ राइट और ये लेफ्ट। तो स्ट्रोफ में क्या होता है कि जो गाने वाले होते हैं वो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं गाते हुए और निकल जाते हैं। एंटी स्ट्रोफ का मतलब क्या है? एंटी स्ट्रोफ का मतलब ये है कि जो गाने वाले होते हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर गाते हुए निकल जाते हैं। और ईपोड का मतलब क्या हुआ? ईपोड का मतलब ये हुआ कि ये जो गाने वाले होते हैं ये स्टेज के बीच में खड़े होकर गीत गाते हैं और जो डांसर्स होते हैं वे रुक जाते हैं। मतलब ये अपने गीत के माध्यम से इस जो यहाँ स्टोरी हो रही होती है उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि स्टोरी क्या हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई सॉन्ग सुने होंगे, फिल्मी गीत सुने होंगे, जिनमें कई गीत ऐसे हैं पुरानी फिल्मों में कि गीत के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कहानी क्या चल रही है। उसी प्रकार से यहाँ जो भी गीत गाए जाते हैं उससे इस कहानी का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रोफ है उसका मतलब है स्ट्रोफ में राइट से लेफ्ट जाते हैं। और एंटी स्ट्रोफ में क्या करते हैं? लेफ्ट से राइट आते हैं। और ईपोड में क्या होता है दोस्तों? तो ईपोड में बीच में क्या करते हैं? गाते हैं। ठीक है, शायद अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम इस चीज़ को। इसमें दिया है कि एट द टाइम ऑफ द रेसिटेशन ऑफ स्ट्रोफ द ग्रुप ऑफ डांसर मूव्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखिए वही चीज़ है। और एट द टाइम ऑफ द रेसिटेशन ऑफ एंटी स्ट्रोफ द ग्रुप ऑफ डांसर्स मूव्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो स्ट्रोफ में जो डांसर है वो मूव करते हैं राइट से लेफ्ट की ओर, और एंटी स्ट्रोफ में जो डांसर्स का ग्रुप है वो मूव करता है कहाँ? लेफ्ट से राइट की ओर। और ईपोड में क्या होता है? जो डांसर्स का ग्रुप है वो स्टूड खड़े रहते हैं, यूज्ड टू सिंग द ईपोड, और ईपोड को गाते हैं। तो ये हो गया आपका द पिंडारिक
ओड। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रॉप, एंटी स्ट्रॉप एंड ईपोड कुड बी रिपीटेड मैनी टाइम्स इन एन ओड ऑफ दिस फॉर्म, कि जो सीक्वेंस है स्ट्रॉप का, एंटी स्ट्रॉप का, ईपोड का, यह किसी ओड में बार बार कई बार रिपीट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ग्रे रिपीट्स दिस सीक्वेंस 3 टाइम्स इन हिज फेमस ओड द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द वर्ल्ड, कि थॉमस ग्रे के जो फेमस ओड्स हैं द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द वर्ल्ड, उसमें उन्होंने इसको 3 बार इस सीक्वेंस को रिपीट किया है। इनफैक्ट यह एक पिंडार था, एक ग्रेट ग्रीक पोएट हु सक्सेसफुली यूज्ड इट, तो यह एकमात्र पिंडार ही था। पिंडार जो कवि है, एक महान ग्रीक पोएट जिसने सफलतापूर्वक इस ओड का यूज़ किया। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पिंडारिक, इसको क्या बोलते हैं, पिंडारिक ओड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका पिंडारिक ओड। दोस्तों नेक्स्ट आता है द लेस्बियन और होरेसियन ओड। तो लेस्बियन और होरेसियन ओड क्या है? द लेस्बियन ओड वाज सिंपल इन फॉर्म देन द पिंडारिक ओड। तो पिंडारिक ओड की अपेक्षा जो लेस्बियन ओड है यह ज़्यादा सिंपल है, सिंपल इन फॉर्म में सिंपल है देन पिंडारिक ओड से ज़्यादा सिंपल है। जो होरेस द ग्रेट रोमन पोएट पॉपुलराइज्ड इट एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज होरेसियन ओड। तो होरेस जो एक महान रोमन कवि हैं, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया होरेसियन ओड। तो दोस्तों आप नाम याद रखेंगे कौन सा, होरेस, कि होरेस ने इसको पॉपुलराइज किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, होरेसियन ओड। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी शॉर्ट स्टेंजा, इसमें बहुत से छोटे छोटे स्टेंजा होते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ ओड रिमेन डायरेक्ट एंड द थॉट इज क्लियरली डेवलप्ड। तो इस प्रकार का जो ओड होता है उसमें जो ये इस प्रकार का जो ओड होता है बिल्कुल डायरेक्ट बातें कही जाती हैं और जो विचार हैं वे स्पष्ट तौर से डेवलप्ड होते हैं। कैटुलस एक जो फेमस रोमन पोएट है, उन्होंने भी इस ओड का यूज़ किया था। आल्सो यूज दिस टाइप ऑफ ओड, इस प्रकार के ओड का यूज़ किया था। द इंग्लिश पोएट्स हैव आल्सो अटेम्प्ट द होरेसियन ओड विद ग्रेट सक्सेस। और अंग्रेजी कवि जो हैं उन्होंने भी होरेसियन ओड का बड़ी सफलतापूर्वक उपयोग किया है, अटेम्प्ट किया है। ग्रे का जो ओड है, ओड ऑन ए डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, और जो कॉलिन का ओड है, ओड टू सिंप्लिसिटी आर सम फाइन एग्जाम्पल ऑफ होरेसियन ओड इन इंग्लिश पोएट्री। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों जिनको आप याद रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है इंग्लिश ओड। इंग्लिश ओड क्या है? तो मैनी इंग्लिश पोएट्स इमिटेटेड होरेस एंड पिंडार इन द कंपोजिशन ऑफ देयर ओड्स। मतलब कई कवियों ने होरेस और पिंडार के ओड के आधार पर अपने ओड की रचनाएं की, लेकिन देयर आर फ्यू इंग्लिश पोएट्स हु डिस्कवर्ड न्यू टाइप्स ऑफ इंग्लिश ओड्स। लेकिन कुछ ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने एक नए प्रकार के इंग्लिश ओड की खोज की। द इंग्लिश ओड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। जो इंग्लिश ओड है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कौन सा, रेगुलर इंग्लिश ओड, तथा दूसरा है इर्रेगुलर इंग्लिश ओड। ठीक है दोस्तों, पहला है रेगुलर इंग्लिश ओड, दूसरा है इर्रेगुलर इंग्लिश ओड। रेगुलर इंग्लिश ओड कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ सिमिलर स्टेंजा। जो रेगुलर इंग्लिश ओड होता है इसमें एक से स्टेंजा होते हैं। कैसे स्टेंजा होते हैं? सिमिलर स्टेंजा होते हैं। लेकिन इन रेगुलर इंग्लिश ओड में ईच स्टेंजा फॉलोज द डिफरेंट अरेंजमेंट। जो स्टेंजा होते हैं उनमें अलग अलग अरेंजमेंट होता है, सिमिलर स्टेंजा लाइंस नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी बात। मतलब कि जो हर पद है वो भिन्न हो जाता है, किसमें? इर्रेगुलर इंग्लिश पोएट में, इर्रेगुलर इंग्लिश ओड में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन रेगुलर इंग्लिश ओड
In each stanza, the lines remain similar, but in irregular English ode, each stanza follows the different arrangement. विलियम वर्ड्सवर्थ के ऑड ऑन इमोर्टैलिटी हैज़ बीन रिगार्डेड एज इरेगुलर इंग्लिश ओड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ओड है ऑड ऑन इमोर्टैलिटी, इसको रखा गया है, इसको हम मान सकते हैं इरेगुलर इंग्लिश ओड। जबकि ओड टू नाइटिंगेल जो जॉन कीट्स की है, इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर इंग्लिश ओड। इनफैक्ट द रोमांटिक पोएट्स प्रेफर्ड द ओड विथ ग्रेट सक्सेस। तो वास्तव में अगर हम कहें कि जो रोमांटिक कवि हैं उन्होंने ओड को सफलतापूर्वक अपनाया था। कीट्स इज़ बेसिकली नॉन एज पोएट ऑफ ओड। जो जॉन कीट्स हैं उनको मुख्य रूप से ओड का कवि माना जाता है। सो इज़ द केस विथ शेली एंड कॉलरिज। और इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं किसकी, इसी श्रेणी में पीबी शेली और कॉलरिज। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए आपके ओड के प्रकार। इसके बाद दोस्तों आता है कंक्लूज़न। तो हमने जो सारी चीज़ें आपको बताई हैं उन्हीं सारी चीज़ों को कंक्लूजन में रखा गया है। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसकी वजह से हम कंक्लूजन आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको समझें। जो मेन पार्ट्स थे मैंने आपको समझा दिए, जिसमें हम जल्दी से देख लेते हैं कि ओड हैज़ बीन वेरी पॉपुलर पोएटिक फॉर्म इन इंग्लिश पोएट्री। जो ओड है अंग्रेजी कविता की बहुत प्रमुख फॉर्म है, विधा है। इन द 16th सेंचुरी स्पेंसर एंड मिल्टन प्रेजेंटेड देयर थॉट्स इन ओड। 16वीं शताब्दी में स्पेंसर ने और जॉन मिल्टन ने अपने विचारों को ओड के माध्यम से व्यक्त किया। इवन इन द 18th सेंचुरी ऑफ ड्राइडन एंड पॉप हु वर द ग्रेट मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। यहाँ तक हालांकि 18वीं सदी में जो ड्राइडन हैं, पोप हैं, जो हीरोइक कपलेट के महान नायक थे, उन्होंने भी कुछ ओड लिखे हैं। ट्राई टू कंपोज दियर डिफरेंट काइंड ऑफ ओड। मतलब ये जो महान हीरोइक कपलेट के महान नायक थे, कवि थे, उन्होंने भी ओड लिखी हैं। ठीक है। पोप्स ओड ऑन सॉलिट्यूड हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर एज ए होरेशियन ओड। तो पोप का जो ओड है ओड ऑन सॉलिट्यूड, ये बहुत पॉपुलर हुआ होरेशियन ओड के रूप में। लेटर ऑन द ट्रांजिशनल पोइट्स लाइक ग्रे एंड कॉलिन्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओड। उसके बाद जैसे थॉमस ग्रे हैं, कॉलिन्स हैं, इन्होंने अलग अलग प्रकार के ओड लिखे हैं। इन द रोमांटिक एज ऑलमोस्ट ऑल द रोमांटिक पोएट्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इन ओड। और रोमांटिक एज में सभी रोमांटिक पोएट्स ने अपने आप को व्यक्त किया है, अपने विचारों को व्यक्त किया है किसमें, ओड में। इन द विक्टोरियन एज टेनिसन कंपोज एन ओड इंटाइटल्ड ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी कंपोज किया ये ओड, कौन सा, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। इवन द मॉडर्न पोएट्स लाइक रुडयार्ड किपलिंग कंपोज्ड मैनी वंडरफुल ओड। यहाँ तक कि आधुनिक जो कवियों में आते हैं रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने भी कई वंडरफुल ओड्स लिखी हैं। इंडीड ओड हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ओड है वो इंग्लिश पोएट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। जनरली द थीम ऑफ द ओड रिमेन्स सीरियस, दैट इज़ वाई ऑलमोस्ट ऑल द फेमस पोएट्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर थॉट्स इन ओड। क्योंकि जो ओड है तो ओड की जो थीम है वो हमेशा सीरियस बनी रहती है। इस वजह से जो कवि हैं, कवियों ने ओड को अपनाया अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो था आपका ओड का, तो आप इसको समझें। और जिसको समझ में ना आया हो बेटा वो एक बार इसको फिर से वीडियो को देखें, और फिर भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, और जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।